नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तीन राज्यों में नए सीएम के बाद उत्तराखंड के बीजेपी के दिग्गजों की धड़कनें बनी। धामी मंत्रिमंडल में सेफ मान रहे नेताओं को लग सकता है झटका। चौंकाने वाले चेहरों को मिल सकती है जगह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सीएम धामी पर तंज। सराहना करते हुए बोले, भगवान से प्रार्थना है साइन करते हुए एमओयू में से 1/4 भी धरातल पर उतर जाए। एमओयू इवेंट मैनेजमेंट का छलावा। पीआरडी के जवानों के उत्पीड़न के आरोप पर जांच शुरू। मंत्री रेखा आर्य ने कहा, युवा कल्याण अधिकारी सौंपेंगे मामले की रिपोर्ट। 24 घंटे काम, कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने के लगाए थे आरोप। सीएम से भी की थी शिकायत। ऋषिकेश में एसटीएफ की नशा तस्करों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार 2 तस्करों की 1 करोड़ की संपत्ति की जब्त। लेन देन में इस्तेमाल होने वाले इनके अकाउंट भी फ्रीज। और लालकुआ में ट्रेन के इंजन से टकराने से नर हाथी की मौत। 9 महीने का मादा बच्चा भी घायल। वन क्षेत्राधिकारी ने किया रेस्क्यू, इलाज जारी। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद जिस तरीके से भाजपा ने चौंकाने वाले निर्णय लेते हुए नए चेहरों पर मुख्यमंत्री का दांव खेला, उससे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं। उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं की धड़कनें भी अब बढ़ी हुई है। माना जा रहा है कि जब भी धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्रिमंडल में अपनी सीट सुरक्षित मान रहे कुछ बड़े नेताओं को भी पार्टी झटका दे सकती है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो मंत्री बनने का ख्वाब तक नहीं देख रहे हैं। वहीं भाजपा के नए प्रयोग पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान सामने आया। हरीश रावत का कहना है कि पूरी भाजपा प्रधानमंत्री को यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री ही सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अचंभित करने वाले निर्णय हमेशा से रहे हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री का विधानसभा चुनाव लड़ना हो, चाहे एक कार्यकर्ता जिसने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि मैं कभी प्रदेश का नेतृत्व करूंगा, उसको अचानक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जैसा अहम निर्णय हो जाना हो। निश्चित रूप से इस प्रकार के निर्णय उस कार्यकर्ता के लिए कि जो बिल्कुल मनोभाव से पार्टी के लिए दरी पट्टी बिछाते हुए विभिन्न संगठनों में पार्टी के झंडे को बुलंद करते हुए सतत प्रयास में लगा हुआ है, तो उसके लिए एक मन में कहीं ना कहीं अलग जगती है कि कोई भी व्यक्ति फर्श से अर्श पे जा सकता है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जिस तरह का भी निर्णय करना चाहे, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि नई सोच के साथ मोदी जी की जो केंद्र की हमारी पार्टी है और नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ मिलकर जो नया जोश आगे पार्टी को भर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से नई जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है तो पार्टी और मजबूत होगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे जो अंतिम पंक्ति पर जो हमारे सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह का भाव आता है कि भविष्य में जितनी मेहनत और आगे बढ़ने के लिए करेंगे, उस पर पार्टी के लिए भी काम करेंगे और अपने लिए स्वयं के लिए उनको एक रास्ता मिलता है। भाजपा नेतृत्व एक बात सिद्ध करने में लगा हुआ है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व श्री मोदी पर खड़ा है। इसलिए शिवराज सिंह हो, रमन सिंह हो, वसुंधरा जी हो या पहले अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी आदि, इनका जो कंट्रीब्यूशन है या उमा भारती जी, ये इनको पीछे रखा जाएगा और देखिएगा आगे के चरण में कुछ दिनों के बाद आपको गडकरी जी, राजनाथ जी इत्यादि भी जो है इतिहास। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। साथ ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जो एमओयू साइन हुए हैं उसका 1/4 भी धरातल पर उतर आए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद प्रदेश की जनता को पता चल जाएगा कि आधे से ज्यादा एमओयू इवेंट मैनेजमेंट का छलावा है। वहीं बता दें कि राज्य सरकार का ये दावा है कि 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है, जिस पर लगातार विपक्ष सवाल उठाती हुई दिख रही है। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है इस
3.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख भी आ जाए तो धन्यवाद देंगे। सारी चर्चा हो रही थी कि लेकिन प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने, प्रयास की हम सराहना करते हैं, लेकिन बाकी ये 10% सार है, 90% होता है जो एक इवेंट मैनेजर्स ने क्रिएट किया है। कुछ दिनों के बाद राज्य को खुद मालूम हो जाएगा कि जो एमओयू हैं उनमें से बहुत सारे एमओयू जो है, सैकड़ों एमओयू जो है कागजी सिद्ध हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जोशीमठ ब्लॉक के पैनी और सेलंग में आयोजित शिविर में प्रतिभाग कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास, पीएम किसान, उज्ज्वला जैसी अनेक योजनाओं से गरीबों का जीवन खुशहाल हो रहा है। शिविर में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी सारी सुविधाएं मिल रही है। शिविर में सभी विभागों के स्टॉल्स द्वारा भी लोगों को जानकारी की योजना दी जा रही है। समाज के बीच में जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनी हुई है वो लोगों तक पहुँचे, इसके लिए प्रत्येक अधिकारी को गाँव भेजा जा रहा है। जनप्रतिनिधि के नाते वर्तमान है ये सब लोग जा रहे हैं और अपने लोगों को सुविधा मिले उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। महाराज स्तर पर एक दिन में चमोली जनपद में 2 गाँव में ये यात्रा जारी है और मैं कह सकता हूँ कि विकास से कोई अछूता न रहे, इस उद्देश्य से ये यात्रा देश के अंदर चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो विकास यात्रा संकल्प चल रही है, आज पैनी में सुबह प्रातःकाल में थी और अभी शाम को वक्त अभी सेलंग गाँव में है। और विकसित यात्रा के तहत जो भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं को जनता के द्वार तक पहुँचाना है और उनकी समस्या का समाधान करना इसका मुख्य। उत्तराखंड में यूसीसी को जल्द लागू करने को लेकर प्रदेश सरकार लगातार दावे कर रही है। सरकार के दावों पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार 2021 से इसको लेकर बयानबाजी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि यूसीसी को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है या नहीं, ये भी साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर कई सवाल उठाए। जब से मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, पदभार ग्रहण किया, तब से लगातार 2021 से यूसीसी की बात कर रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद उन्होंने कमेटी भी बनाई। उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, नहीं आई है, क्या रिपोर्ट आई है, इसको अभी तक सरकार ने कोई सार्वजनिक नहीं किया है। न सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट पर कोई अध्ययन करने के लिए कोई कमेटी बनाई है। और क्या ये लाना चाहते हैं, क्या इनके ड्राफ्ट में है, क्या इनकी मंशा है, ये अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। लोहाघाट नगर के विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने नगरपालिका सभागार में व्यापारियों, नागरिकों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, सिवर लाइन निर्माण, डिग्री कॉलेज तिराहे का चौड़ीकरण करने, नगर की नालियों से पाइपलाइन हटाने और लीकेज को बंद करने जैसी कई मांग सामने आई, जिस पर एसडीएम रिंकू बिष्ट ने विभागीय अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। हमारे द्वारा जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी कर्मचारियों और शहर के व्यापारियों, लघु व्यापारियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूजर चार्जेस जो इम्पोज होने जा रहे हैं और उसके संग्रहण के लिए लोगों से अपेक्षा की गई है। साथ ही गीला और सूखा कूड़ा, और जो सूखे कूड़े के रूप में जो हमारे पॉलीथीन आ रहा है, जो कि सेकंड ग्रेड पॉलीथीन, लेमिनेटेड पॉलीथीन के रूप में है, या फिर हमारा टेट्रा पैक है, हमारी बॉटल्स प्लास्टिक की आ रही हैं, उनको हमें संग्रहित करना है ताकि हम उसको रीयूज और रिसाइकिल करके शहर के सौंदर्यीकरण में वृद्धि कर सके। इसका मुख्य हमारा उद्देश्य था। साथ ही शहर में हमारी जो विद्युत व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था है और साफ सफाई है, कहाँ पे हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है, उसमें कैसे हम उसको साफ सुथरा बना सकते हैं, इसके संबंध में विचार विमर्श किया।
एसटीएफ ने ऋषिकेश के कुंजा ग्रांट क्षेत्र से जून में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों आरोपियों के पास से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। एसटीएफ ने इन दोनों तस्करों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो पता चला कि इन दोनों ने नशे की तस्करी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। जिस क्रम में कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने इन दोनों तस्करों से 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। वहीं लेन देन में इस्तेमाल होने वाले इनके अकाउंट भी फ्रीज किए गए। देखिए, माह जून में एसटीएफ की टीम के द्वारा श्यामपुर हरिद्वार क्षेत्र से 300 ग्राम स्मैक पकड़ी गई थी। तो हमारे द्वारा पाया गया कि इन लोगों का कोई भी इनके द्वारा आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, कोई भी इनके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और इनके द्वारा काफ़ी अधिक संपत्ति जो बनाई गई थी जिसमें चल अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल थीं। तो उन सब की डिटेल्स कलेक्ट करके ये सामने आया है कि लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में इनके द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो पावर्स दी गई हैं आईओ को, उनके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को जब्त किया गया। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 दिन से लापता शाकिब का शव लढोरा में मिला। वहीं मंगलोर पुलिस के साथ साथ खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया। बता दें कि शाकिब, उज्जवल और आदेश तीनों अलग मामलों में नाबालिग होने के समय से क्राइम के मामले में माहिर थे और इन तीनों ने मिलकर कई बड़े मामलों को अंजाम देने का काम भी किया, जिसमें हत्या से लेकर बलात्कार तक के मामले शामिल रह चुके थे। वहीं तीनों का मामला तब बिगड़ा जब रुड़की के स्टेट बैंक की लूट की योजना बनाने पर शाकिब ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया। शाकिब ने अपने साथियों की बैंक लूट की योजना अपने परिजनों को बता दी और लूट में अपने साथियों का साथ देने से इनकार किया तो दोनों साथियों ने शाकिब की हत्या कर दी। 8 तारीख को साकिब की एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी जिस पर कुछ लोगों पर शक था। उसी बेस पे पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कल 14 तारीख को जब उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई, उसके बाद जो संदिग्ध लोग थे उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो 2 इसमें जो हमारे मुख्य अभियुक्त थे उनकी इसमें अरेस्टिंग की गई है। और इसमें जो दोनों अभियुक्तों के द्वारा इस घटना को कारित करना बताया गया था। साथ में इससे पूर्व में 26/11 को एक घटना और हुई थी जिसमें नेत्रपाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी मंगलौर थाना क्षेत्र में। उस घटना को गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों घटनाओं का खुलासा आज किया गया है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के जंगल से निकलकर रेल पटरी क्रॉस करते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग गौला रेंज क्षेत्र की तरफ जा रहे नरहाथी की ट्रेन के इंजन से टकराने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ चल रहा करीब 9 महीने का मादा हाथी बच्चा इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने घायल हाथी के बच्चे का रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए डॉली रेंज ले आए, जहां वन विभाग के एसडीओ अनिल कुमार जोशी के देखरेख में डॉक्टर्स की टीम बच्चे के उपचार में जुट गई। इसके साथ ही मृतक हाथी के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। गौला रेंज के अंतर्गत एक नर हाथी का ट्रेन से एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही एक जो एलिफेंट काफ था वो भी वहाँ पर थोड़ा घायल अवस्था में मिला था। तो एलिफेंट काफ को हमने तत्काल सूचना मिलते ही रेस्क्यू करा दिया गया, जिसका वेटरनरियन की उपस्थिति में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मृत हाथी है, यहाँ पर नर हाथी है, लगभग उम्र उसकी 14 to 15 ईयर के आसपास है। इसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी चिकित्सकों द्वारा। और अग्रिम इस केस में जो भी मतलब ट्रेन से कटने की जो भी एक्सीडेंट की जो सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है की जाएगी। ये मेरे को सूचना मिली थी, तो मादा है, यंग है, अभी बच्ची है और देखते हैं अभी इसमें हमारे ट्रीटमेंट भी क्या। मृत हाथी की उम्र कितनी है जी? मृत हाथी की उम्र मैं वहाँ मौके पर नहीं पहुँचा हूँ क्योंकि अभी मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि जो अभी जिंदा हमारे पास है कि उसको हम क्या करें। ट्रीटमेंट तो है उसमें, लेकिन इंजरी अभी कितनी है, इंटरनल इंजरी लग रही है, उसमें हम देख रहे हैं।
कोटद्वार के रिहायशी इलाके में हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। खासकर जंगल से सटे इलाकों में हाथी का आतंक ज्यादा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जंगल से सटे जीवानंदपुर में देर रात हाथियों ने कई बीघा गेहूं की फसल को रौंद दिया, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। इसके साथ ही हाथियों ने लोगों के गेट और दीवार को तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे क्षेत्र के लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार और वन विभाग को हाथियों को जंगल में रोकने के लिए कोई योजना लानी चाहिए, जिससे हाथी खाने की तलाश में आबादी की ओर रुख न करे। इस तरह की हम यहाँ पे खेती कर नहीं सकते। मतलब कल रात तो बिल्कुल, कल रात क्या हमेशा ही मतलब यहाँ पे हाथियों का आतंक रहता है। बरसात के टाइम पे हम धान नहीं बोते, पूरा बंजर छोड़ दिया, और सर्दियों के टाइम पर भी हम गेहूँ नहीं बो सकते। अब देखो आज कल रात ही ये 9 बजे आ गया था, 9 बजे से लेकर मैं सुबह 5:30 बजे तक मैं उठा रहा, 5:45 बजे जाके यहाँ से निकला हुआ हाथी, और ये करीब पूरी बाढ़ तोड़ दी हमारे यहाँ से। करीब 4-5 जगह से इसने पूरी बाढ़ तोड़ी हुई है। ये फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी है और 3 जगह से दीवार तोड़ी है उसने। बहुत नुकसान कर रखा है। रात भर इतनी रोज की काम है ये। कभी हम इतना परेशान हो गए जंगली जानवरों से, तो अब क्या करना है। रात भर इतना नुकसान कर दिया ये, शाम को ही सारा गेट तोड़ दिया, सारा ये दीवार तोड़ दी, सारी क्यारी बाड़े सब नुकसान, खेती पाती कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पर। यानी कि इतना परेशान हो गए इन जानवरों से, तो क्या करें। हाथी लगभग कितने दिनों से लगातार आ रहे हैं? यानी कितनी बार लोग भगा रहे हैं, तो इधर से तोड़ ताड़ के इधर से तोड़ रहे, बाढ़ करते करते परेशान हो गए। इधर कुछ नहीं कर सकते, यानी कि हम खेती पाती कुछ भी है, कुछ नहीं हो सक रहा है यहाँ पर। जंगली जानवर जो आ रहे हैं इस पर रोकथाम हो। आप देख रहे हैं ये नुकसान, देखिए आप दिखाइए, अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाइए। ये सामने घर है और दिन दहाड़े हाथी आ जा रहा है, शाम को 7 साढ़े 7 बजे हाथी पहुँच जा रहा है। तो ये तो यहाँ तो रहना बड़ा दूभर हो जाएगा। अगर यही कंडीशंस रही, यही हिसाब किताब रहा, तो यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे 7-8 बजे तक तो बच्चे अपने आंगनों में खेलते हैं, बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाहर टहलने जाते हैं। और आए दिन, एक दिन ये थोड़ी कि ये कल की ही ये घटना है या कल रात की घटना है, ये आए दिन। निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर धामी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अधिकारी भी पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी के मुताबिक सभी अधिकारियों को सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें उन्हें पूरा फोकस ग्राउंडिंग पर रखा गया है। उम्मीद है जल्द से जल्द ज्यादा निवेश ग्राउंडिंग पर दिखेगा। मुख्यमंत्री द्वारा पद सप्ताह उसके जो सुपरविजन करने और उसका अनुपालन कैसे हो, इसके लिए कमेटी गठित है और पद सप्ताह स्वयं भी उसका सुपरवाइज करेंगे पूरी चीज़ों को। उसका जो क्या प्रगति है सभी से बैठ करके उसकी आख्या लेंगे, और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक जैसा कि निवेश मित्र पहले से ही तैनात है, वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अगर कहीं कोई जो प्रक्रियागत जो उसकी स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया बनाई जानी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, वो संशोधन को दूर करना, और जो निवेशक है उसको सहयोग प्रदान। धामी सरकार ने पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने के आरोपों पर जांच बिठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच का रिपोर्ट देने को कहा। वहीं इस मामले में राज्य की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम करवाते हैं। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाने के साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी करवाते हैं। वहीं पीआरडी के कुछ जवानों ने इसकी शिकायत सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी की थी। या किसी भी देखिए, पीआरडी स्थापना दिवस में इस प्रकार का घटनाक्रम होना बहुत ही खेदजनक है। निश्चित रूप से ये अपने आप में ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पीआरडी संगठनों के अपने अपने संगठन हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति के करने के दृष्टिकोण से ये बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बड़े आक्रोशित तरीके से रखा गया। मुझे लगता है कि मैं लगातार पीआरडी जवानों से हमेशा से मिलती हूँ, उनके संगठनों से भी मिलती हूँ। मेरे यहाँ पे किसी प्रकार के अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से विभाग के सचिव हों या डायरेक्टर हों, उनसे भी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है शायद उनकी अपनी जो भी जिस भ्रम में भी वो रहे होंगे या जिस आवेश में भी वो रहे होंगे, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और मुझे लगता है कि यह आचरण स्वीकार योग्य नहीं है, और इस प्रकार के आचरण को लेकर इंक्वायरी बैठा दी गई है और इंक्वायरी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाए।
देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने में शामिल मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को पुलिस ने बिहार के दिलावरपुर गोवर्धन गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी को वहां से दून लाकर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। डकैती डालने शोरूम पहुंचे 5 बदमाशों में अब तक 3 हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 9 नवंबर को देहरादून में स्थित रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती डाली गई थी। आरोपी शोरूम से 14 करोड़ रुपए के गहने ले गए थे। रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र में वन माफियाओं ने उद्यान अधिकारी की मिलीभगत से खेड़ी शिकोहपुर के जंगल से 50 के करीब हरे भरे पेड़ों पर आरी चला डाली और उद्यान विभाग अपनी सफाई देता रह गया। बता दें कि खेड़ी शिकोहपुर के जंगल में वन माफियाओं ने 50 के करीब पेड़ों पर आरी चलाई। ये पेड़ हरे भरे थे और इन पर हाल ही में आम के सीजन में बहुत बढ़िया फसल आई थी, पर उद्यान अधिकारी का कहना है कि ये पेड़ काफी पुराने थे और इन पर फसल आनी बंद हो गई थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि 42 पेड़ों की परमिशन दी गई थी, पर वो उस जगह निरीक्षण के लिए भी नहीं पहुंचे, जबकि वन माफियाओं ने 50 के करीब पेड़ काट डाले। 2 नाम पे उसमें खसरे में जमीन थी, एक 20 की दी गई, एक 22 की दी। एक 20 की और 22 की। अधिक की तो अभी तो मैं गया नहीं उधर निरीक्षण करने, जब निरीक्षण करूंगा तो देखूंगा मैं जाके। सर अगर अधिक पाए जाते हैं तो किस तरीके? अधिक पाए जाएंगे तो जुर्माना होगा। सर पेड़ों की क्या हालत थी? जो पेड़ जो है उम्र अधिक होने के कारण फलदायी क्षमता खो चुके हैं, और फलदार का भी एक टाइम है, जो 55-60 साल से ऊपर क्रॉस कर जाए उनकी क्षमता जो है फलदायी क्षमता खत्म हो। जसपुर में खनन माफिया के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। फीका नदी का दिल चीर कर परमिशन के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि परमिशन किसी अन्य स्थान की, खनन किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा था। वहीं प्रशासन ने बताया कि खनन की परमिशन में जेसीबी मशीन चलाने की परमिशन नहीं होने पर जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल के आदेश पर जसपुर तहसीलदार शुभागनी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ फीका नदी में खनन स्थल पर जाकर बड़ी ही बारीकी से जांच की। इसके साथ ही जसपुर तहसीलदार शुभागनी ने बताया कि पटवारी की रिपोर्ट के बाद अवैध खनन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके से खनन में प्रयुक्त एक जेसीबी मशीन और खनन सामग्री से लदे डंपर को भी अपने कब्जे में लेकर जसपुर तहसील परिसर में सीज किया गया। शिकायत प्राप्त हो रही थी कि फीका नदी से जो लगा हुआ खेत है वहाँ पर खनन की कार्रवाई हो रही है, तो हम उसी क्रम में वहाँ पर गए थे और वहाँ हमने पाया कि जेसीबी द्वारा वहाँ पर खनन किया जा रहा है, जिसे सीज कर तहसील परिसर में खड़ा किया गया है और उस पर जल्द ही चालानी कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में अभी लेखपाल द्वारा आख्या दी जा रही है, जैसे आख्या। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।